झारखंड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो 2 अगस्त को है और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है वो 16 अगस्त को होने वाला है। तो आज हम लोग इसी के लिए बायोलॉजी का क्लासेस लेकर आए हैं और पिछले क्लासेस में आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए, तो आज हम लेकर आ गए हैं फिर से बायोलॉजी की क्लासेस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला श्वेत रक्त कण यानी कि WBC कौन सा है। वाइट ब्लड सेल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मनुष्य में पाया जाता है, मानव शरीर में पाया जाता है, बतलाइए। तो सबसे पहले कि जो वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कण होता है, क्या करता है। तो ये जो होता है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण भाग होता है, ये एक इम्यूनिटी का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये क्या करता है, तो ये शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य पैथोजन से बचाता है। अगर WBC के टाइप्स की बात करते हैं तो ये जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं WBC, जिसमें न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं WBC, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, जो कि 60 to 70% पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि ऑप्शन नंबर C पे देखिए दिया हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। इसका मेन अगर कार्य की बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो ये जो करता है वो जो रोगाणु होते हैं उसको निगल कर नष्ट कर देते हैं, इसलिए शरीर की इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस किसको कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स को ही कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक WBC कौन है, तो न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ा WBC कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट WBC कौन है, तो मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़ा WBC होता है, और सबसे छोटा WBC जो है वो लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन ए पे जो दिया है वो सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट होता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जो होता है, अधिक मात्रा में होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ ह्यूज या फिर पुर्किंजे फाइब्रिस कौन सा है मानव शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर, बतलाइए। आपको पता ही है कि जो हृदय का धड़कन है ये अपने आप शुरू होता है, ये जो है वो खुद से होता है। हृदय जो है खुद से धड़कता है, क्योंकि हृदय में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती है वो उत्पन्न करती है। ये काम कौन करता है, तो ये जो काम है वो SA नोड करता है। SA नोड का जो पूरा नाम अगर होता है वो साइनो एट्रियल नोड होता है, SA नोड होता है। कहाँ पे SA नोड पाया जाता है, तो दाएं अलिंद यानी कि राइट एट्रियम की दीवार में पाया जाता है। जो राइट एट्रियम होता है उसकी दीवार में पाया जाता है SA नोड। अब बताइए कि राइट एट्रियम है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। तो प्राकृतिक पेसमेकर किसको कहा जाता है, तो SA नोड को ही कहा जाता है। SA नोड को ही प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, या फिर नेचुरल पेसमेकर या प्राकृतिक पेसमेकर, यही है। तो SA नोड को कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि DNA प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन S फेज में होती है, तो S फेज जो है वो किसका भाग है। DNA रेप्लिकेशन सबसे पहले बोल रहा है कि S फेज में होता है। क्वेश्चन में ही एक यहाँ पे आपको आंसर भी दिया है कि DNA का रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है, तो S फेज में होता है। अब पूछा है कि S फेज जो है वो किसका भाग है, S फेज जो है वो किसी का भाग है, ये यहाँ पे पूछा है। तो S फेज इज अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, इंटरफेज या साइटोकाइनेसिस, किसका यहाँ पे भाग है। तो आपको पता ही है जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न से पहले कोशिका की एक तैयारी चरण होता है, उसका प्रिपरेशन चरण से गुजरता है, जिसको इंटरफेज कहते हैं। और इंटरफेज का ही 3 भाग होता है। इंटरफेज का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। देखिए यहाँ पे
जो इंटरफेज ऑप्शन नंबर सी दिया है, इंटरफेज है, इसका 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है? तो एक G1 फेज होता है, G1 फेज, दूसरा होता है एस फेज जो कि क्वेश्चन में भी पूछा है, और तीसरा होता है G2 फेज। तो हम तो यहाँ पे एस फेज के पूछा है, तो एस फेज तो पता चल गया कि इंटरफेज में होता है। एस फेज किस में होता है, किसका भाग है? तो इंटरफेज का भाग है। तो इसका तो राइट आंसर इंटरफेज हो गया। लेकिन क्या क्या करता है एस फेज? बोला क्वेश्चन में ही बोल दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए का प्रतिकृति बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जो है वो G1 और G2 फेज जो है ये क्या करता है? तो जो G1 और G2 फेज है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि C4 पौधों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? C4 पौधों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे बतलाइए क्या होता है C4 पौधा? C4 पौधा होता क्या है ये तो पहले जानेंगे, तब तो हम जानेंगे कि क्या उदाहरण हो सकता है। गेहूँ, धान, मक्का, आलू क्या हो सकता है। तो C4 जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें जो पहला स्थिर उत्पाद होता है वो कौन होता है? इसमें जो पहला स्थिर उत्पाद होता है वो OAA होता है। क्या होता है OAA? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। इसका पहला उत्पाद OAA होता है जिसमें 4 कार्बन होता है, और इस कारण से इन्हें C4 प्लांट कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं C4 प्लांट में कौन कौन आते हैं, तो एक आपको मक्का आता है जो कि मेज आ जाएगा, और एक आपको शुगर केन हो जाएगा। शुगर केन यानी कि शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना होता है, शायद गन्ना होता है शुगर केन। और इसके अलावा ज्वार वगैरह होते हैं, ये सब C4 पौधे में आते हैं, C4 प्लांट्स में आते हैं। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो ये जो C4 पौधे हैं ये हाई टेम्परेचर पर भी अधिक प्रभावी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो C3 प्लांट्स में कौन कौन आते हैं ये आपको याद रखना है। एक गेहूं आता है और एक धान आता है C3 में, और C4 में आपको मक्का यहाँ पे याद रखना है। C4 में मक्का, गन्ना, ज्वार ये सब याद रखना है, और C3 में गेहूँ और राइस यहाँ पे हो जाएगा, व्हीट एंड राइस। क्लियर यहाँ तक? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रतिपादित की? लैमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, चार्ल्स डार्विन या फिर मेंडल ने? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रतिपादित किया? तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ये प्रतिपादित किए थे चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। उन्होंने बतलाया था, क्या बतलाया था कि जो प्रकृति है इन्हीं जीवों को चयन देती है, वो जो अपने इस वातावरण के अनुकूल मतलब जो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। यानी कि चार्ल्स डार्विन ने बोले थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कि ये जो प्रकृति है उन्हीं जीवों का चयन करती है जो इस वातावरण में अपने स्वयं को उस अनुकूलित वातावरण में खुद को ढाल लेती है, सर्वाइव कर लेती है। इन्होंने ये दिए थे चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन दिए थे? तो लैमार्क ने दिए थे। लैमार्क ने क्या दिए थे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क दिए थे, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन दिए थे। दोनों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि RH फैक्टर की खोज किसने की? RH फैक्टर की खोज किसने की? और एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ABO जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज किसने किया? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। तो बतलाइए कि RH फैक्टर का खोज किसने किया? RH फैक्टर का खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर
एंड विनर ने RH फैक्टर की खोज की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है RH फैक्टर? तो सबसे पहले RH का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? RH मतलब क्या होता है? तो RH जो है वो एक रिसस फैक्टर है। RH मतलब रिसस फैक्टर, RHESUS, रिसस फैक्टर। RH फैक्टर यानी कि रिसस फैक्टर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। RH फैक्टर क्या है? एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो डी एंटीजन होता है और जो क्या करता है, RBC की सतह पे पाया जाता है। RBC की सतह पे पाया जाता है। यदि डी एंटीजन उपस्थित है तो RH पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन अनुपस्थित है तो RH निगेटिव होता है। RH निगेटिव होता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन कि RH फैक्टर का खोज कब किए थे? तो 1940 यानी कि 1940 में किए थे। RH फैक्टर का खोज 1940 में किए थे। कब किए थे? 1940 में। इसका मेन कहाँ पे उपयोग होता है? आपको देखने को कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, अधिक महत्व कहाँ पे? जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और एक प्रेगनेंसी में ये महत्वपूर्ण इसका होता है पता लगाना कि RH पॉजिटिव है या फिर RH निगेटिव है। RH पॉजिटिव या RH निगेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वहाँ पे जांच करना जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर प्रेगनेंसी में। अब बतलाइए कि ABO ब्लड ग्रुप है उसका खोज किसने किए थे? तो ABO जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। कब किए थे? तो 1901 ईस्वी में किए थे। जबकि RH फैक्टर्स का खोज 1940 में किए थे और कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर दोनों ने मिलकर यहाँ पे किए थे। क्लियर यहाँ तक? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV किस प्रकार का वायरस है बतलाइए। तो HIV मीन्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बतलाइए। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बिल्कुल राइट आंसर है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक कौन सा वायरस है? रोटा वायरस है, रोटा वायरस है, रेट्रो वायरस है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस है। इसमें जो है वो RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA उपस्थित होता है, RNA इसमें उपस्थित होता है और इसके साथ साथ जो है यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से RNA से क्या बना देता है? DNA बनाता है, DNA बनाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो HIV होता है वो मुख्य रूप से किसको इफेक्ट करता है? कौन सा जो भाग है या फिर कौन सा ऑर्गन है जिसको अफेक्ट करता है या फिर कौन सा सेल है या फिर मतलब शरीर में किसको अफेक्ट करता है HIV बतलाइए। तो ये मुख्य रूप से जो है वो CD4+, यहाँ पे CD4+ T लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करती हैं। CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करती हैं, जिससे कि जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और इसका जो HIV जो है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर यह एड्स के रूप में बदल जाता है, एड्स के रूप में बदल जाता है, एड्स के रूप में बदल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है। कौन कौन सा? पहला चीज़ जो है HIV जो है एक रेट्रो वायरस है। दूसरा कि इसमें जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और टारगेट सेल कौन सा होता है? तो CD4T हेल्पर सेल, टारगेट इसका सेल्स होता है। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी शब्द किसने दिया? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, बतलाइए इकोलॉजी शब्द किसने दिया, बतलाइए। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने कि डार्विन, अर्नेस्ट हैक्ल, ओडम या फिर लिनासियस। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाइए। पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैक्ल ने दिए थे।
एक सेकेंड यहाँ पे वेट। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकेल ने दिए थे, कब दिए थे? तो इकोलॉजी जो पारिस्थितिक है वो क्या है? इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। और ये जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल ने पहली बार 1866 में दिए थे, पहली बार 1866 में दिए थे। और इसके साथ साथ इकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो इकोसिस्टम हो गया, पारिस्थितिक तंत्र, फूड चैन, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, बायोडाइवर्सिटी होता है। इसके अलावा आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये सब जो होते हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ से आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में क्वेश्चन पिछले कई सालों से पूछता आ रहा है, तो आपको जो है यहाँ क्लियर रखना है इकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी तो आप यहाँ पे समझे कि अर्नेस्ट हैकेल ने। अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बात करते हैं, तो एजी टैंसले ने दिए थे, एजी टैंसले ने दिए थे, एजी टैंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिए थे। क्लियर? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो होता है वो यूजिन ओडम, यूजिन ओडम, EUGENODUM, यूजिन ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? यानी कि मानव का उत्सर्जी तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा या फिर गॉल ब्लैडर? कौन सा है जो कि उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो आप सभी को पता है कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम क्या है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बाहर निकालते हैं। इसमें मुख्य अंग आपको किडनी आते हैं, यूरेटर, यूरेथ्रा, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। ये सब जो आते हैं आपका उत्सर्जित तंत्र के भाग होते हैं। और जो आपको गॉल ब्लैडर दिया है ये उत्सर्जित तंत्र का भाग नहीं है। ये क्या करता है? जो लीवर से बाइल जो सीक्रेट होता है, जो बाइल का निर्माण होता है, उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन रखता है? तो गॉल ब्लैडर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ANM GNM में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बाइल होता है उसका कहाँ पे वो क्या होता है? निर्मित होता है। बाइल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन बाइल का स्टोर कहाँ पे होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है बाइल का स्टोर। बाइल क्या करता है? तो फैट के पाचन में सहायता करता है, तो आप सभी को पता ही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे बतलाइए। 44, 46, 48 या 23? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 46। अगर पेयर्स में बात करते हैं तो 23 पेयर्स होती है, 23 पेयर्स होती है। क्लियर? क्लियर? अगर आपसे पूछता है कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स यहाँ से देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए तो यहाँ से पूछ सकते हैं ऑटोसोम्स। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होता है, 22 जोड़े यानी कि 44। और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर यानी कि 2, 1 पेयर, एक XX या फिर XY। और बाकी जो ऑटोसोम है वो XX होते हैं, 22 पेयर में होते हैं। और XX क्रोमोसोम पेयर में या तो XX होगा या तो XY होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? जल्दी से बतलाइए। और यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में होता है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगा। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABO ब्लड ग्रुप किस आधार पर निर्धारित होता है? ABO ब्लड ग्रुप किस आधार पे वो निर्धारित होता है?
एंटीबॉडीज ओनली, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन या प्लेटलेट्स, किस आधार पे यहाँ पे होता है बतलाइए। एबीओ ब्लड ग्रुप किस आधार पर निर्धारित होता है? तो ये जो निर्धारित होता है वो क्या होता है? एंटीजन्स प्रेजेंट्स ऑन आरबीसी, एंटीजन्स प्रेजेंट ऑफ आरबीसी के जो सरफेस पे एंटीजन उपस्थित होते हैं उसी से निर्धारित होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें क्या क्या होता है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप आपको बतलाया कि कौन इसका खोज किए थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर 1901 ईस्वी में किए थे, हम आपको बताए थे अभी। और इसका जो निर्धारण होता है वो जो रक्त समूह का निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो रेड ब्लड सेल की सतह पे जो उपस्थित एंटीजन ए और एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होता है उससे ही निर्धारित होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप माना कि ए है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, आपको हम यहाँ पे बतलाते हैं कि खाली जगह यहाँ पे है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ए बी है और ओ है, 4 ही तो ब्लड ग्रुप है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए होगा, इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो बी होगा, इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए बी होगा और इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जो ये पर्पल कलर का यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटीजन के लिए, एंटीजन के लिए। अब यहाँ पे कलर एक चेंज करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एंटीबॉडी बताने वाले हैं, तो एंटीबॉडी के लिए ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, लेकिन जो एंटीबॉडी इसके पास उपस्थित होगा वो एंटीबॉडी बी उपस्थित होगा। जस्ट अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी जो उपस्थित होगा वो ए होगा। जस्ट इसी तरह से जो ब्लड ग्रुप ए बी जिसके पास है उसके पास एंटीजन ए बी उपस्थित होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है इसके पास नहीं उपस्थित होगा। और जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वो ए एंड बी दोनों होगा, ए एंड बी दोनों होगा। और इसके पास जो है वो एंटीजन ए और बी दोनों होगा, ए नहीं कि ए बी, ए और बी दोनों होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है पर्पल कलर, जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास ए भी होगा और बी भी होगा, एंटीजन दोनों होगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। और एक और चीज़ इसको मिटाने वाले हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से एक और चीज़ बतलाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर जो होता है, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्तदान कर सकता है, यूनिवर्सल, वो कौन सा होता है? तो ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव होता है। और यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। आप नोट कर सकते हैं, ए बी पॉजिटिव होता है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। माइंड में करें या कॉपी में करें, आपको माइंड में ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको माइंड लेकर ही जाना है, कॉपी लेकर नहीं जाना है। अभी के लिए आप कॉपी में भी कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ निगेटिव होता है और यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी, एंटीजन प्रेजेंट्स ऑन आरबीसी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है? बतलाइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है? कैल्सिटोनिन, पाराथॉर्मोन, या फिर इसको पाराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन।
कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम का स्तर को बढ़ाता है? तो आपको नाम देकर पता चल रहा होगा कि कैल्सिटोनिन, तो ऐसा नहीं है। जो कैल्सिटोनिन होता है एक कैल्शियम के स्तर को घटाता है, कैल्शियम के स्तर को घटाता है कैल्सिटोनिन। और जो PTH है पाराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है? तो पाराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जो है इसको पाराथायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो ये जो है वो कैल्शियम का स्तर को बढ़ाने का काम करता है। ये जो है वो कैल्शियम का स्तर को बढ़ाता है। जैसे क्या क्या देखने को मिलता है? बोन में कैल्शियम, जो बोन से कैल्शियम जो ब्लड में लाता है वो जो है वो बढ़ता है। किडनी में जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कौन? PTH। और इसके अलावा और क्या क्या करता है? विटामिन D को सक्रिय करके जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम को स्तर को कौन बढ़ाने का काम कर रहा है? तो PTH पाराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि इसका विपरीत होता है कैल्सिटोनिन, कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम यहाँ पे करता है, कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? एलेक्स जेफरी ने, वॉटसन, क्रिक या फिर मिशेल्सन ने? किसने किया DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का डेवलप? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो विकास किए थे, डेवलप किए थे, वो एलेक्स जेफरी ने किए थे 1984 में। कब किए थे? 1984 में किए थे, 1984 में। क्या होता है इस तकनीक से? तो इस तकनीक में से जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के DNA पहचान की जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का DNA पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। इसका उपयोग अगर देखा जाए DNA फिंगरप्रिंटिंग का, तो जो अपराधी होते हैं उसके पहचान में, जो पैतृत्व के परीक्षण में, मृत व्यक्ति की पहचान में, जैव विविधता अनुसंधान जो केंद्र है वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। कौन इसका डेवलप किए? तो एलेक्स जेफरी 1984। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है मनुष्य के अंदर? मनुष्य के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, कैरोटिड आर्टरी या फिर रीनल आर्टरी? कौन सा होती है? तो एरोटा हो जाएगा। जो आर्क ऑफ एरोटा होता है वो मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है? एरोटा। एरोटा होती है सबसे बड़ी धमनी। ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। और जितने भी आर्टरी होती है सभी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, बट एक आपको यहाँ पे एक्सेप्शन में देखने को मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है, कौन सा है? तो पल्मोनरी आर्टरी आपको एक्सेप्शन में मिलता है। आर्टरी में सभी आर्टरी में आपको ऑक्सीजनेटेड मिलेगा ब्लड, बट आपको जो पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिलता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। क्लियर? लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा। अगर जे एक सेकेंड सॉरी, अगर यहाँ पे हम आपसे लार्जेस्ट वेन की बात करते हैं, लार्जेस्ट वेन की बात करते हैं तो इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन होता है। और एक्सेप्शन में क्या आपको बताएं, जो आर्टरी में एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कंसेप्ट को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करती है? बतलाइए। जो वैक्सीनेशन है वो किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी?
किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जो वैक्सीनेशन होता है उस शरीर में कमज़ोर या फिर निष्क्रिय जो होता है, किल्ड वैक्सीन जो होता है रोगजनक या फिर उसके एंटीजन दिए जाते हैं, एंटीजन दिए जाते हैं। इसमें जो शरीर है वो स्वयं एंटीबॉडी तथा मेमोरी सेल बनाता है, ताकि जो भविष्य में अगर फिर से वही रोग हो रहा है तो दोबारा से वो रोग नहीं होने देता है, और जो वैक्सीन है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वैक्सीन दिया जाता है ताकि जो एक बार रोग हो गया उसको दोबारा भविष्य में नहीं होता है, और होता है तो तुरंत वहाँ से प्रतिक्रिया करता है, और वैक्सीन जो है वो एक्टिव होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसलिए इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, बतलाइए। ऑप्शन है जोहानसन ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने या फिर डार्विन ने। कौन से वैज्ञानिक है जो जीन शब्द दिए थे। तो जीन शब्द जो है वो विलियम जोहानसन ने दिए थे, विलियम जोहानसन ने दिए थे। जीन क्या होता है, तो जीन जो है वो आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होता है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये जो है 1909 में विलियम जोहानसन ने पहली बार 1909 में विलियम जोहानसन ने पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था। और जीन क्या होता है, तो वह भाग होता है जो किसी विशेष गुण, जैसे कि उसको क्या बोल सकते हैं, आँखों का रंग हो गया, बालों का रंग, ऊंचाई आदि को नियंत्रित करता है। क्लियर। और जो एक गुण होता है वो माता और पिता दोनों से एक एक जीन प्राप्त होते हैं, जैसे कि, और जीन में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन में परिवर्तन होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और इससे आनुवांशिक रोग होता है। जीन में अगर परिवर्तन हो गया तो आनुवांशिक रोग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द किसने दिया, तो विलियम जोहानसन। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो कि अभी हम भूल रहे हैं, जीन शब्द कब दिए थे। जीन शब्द यहाँ पे जो दिए थे वो कब दिए थे, तो 1909 में। 1909 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का स्थान है। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का स्थान क्या है, कहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा, ग्राना, साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स में लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है। जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है, इसका 2 चरण होता है। फर्स्ट इज वन कि लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का जो स्थान होता है वो कहाँ पे होता है, तो ग्राना के अंदर होता है। ग्राना कहाँ पे होता है, तो ग्राना में। और इसमें जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और एटीपी एवं NADPH बनते हैं। और इसके साथ साथ जो लाइट रिएक्शन है इसमें जल का विघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है, और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये सब जो है वो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, और ग्राना के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है, और इसमें CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 से ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। आपसे पूछता है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता किस में होता है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। ATP किस में बनता है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर बनता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस में होता है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। अगर आपसे पूछता है कि CO2 से जो ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा के अंदर होता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ग्राना के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए, जल्दी से क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा सेक्स लिंक्ड डिजीज है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हीमोफीलिया या फिर कोलेरा? कौन सा है? तो इसमें जो है वो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस रोग में क्या होता है? मुख्य रूप से इसमें जो है वो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है सामान्य रूप से, और क्योंकि जो इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर जो 8 है और 9 जो क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9 जो होता है वो क्या होता है, इसकी कमी होता है, और यह रोग अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है, और जो महिलाएं होते हैं वो इसका कैरियर होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि सबसे अधिक एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे एक बार लास्ट में फिर से बोल देना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है। एएनएम जीएनएम का भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसका भी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। जो भी तैयारी करते होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका हेल्प हो सके। चलिए बतलाइए कि कोशिकीय श्वसन में सर्वाधिक एटीपी किस चरण में बनती है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस या फर्मेंटेशन? तो यहाँ पे देखिए कौन सी होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसका 3 मुख्य चरण होता है। इसका मुख्य चरण 3 होता है। कौन कौन होता है? तो फर्स्ट इज ऑन ग्लाइकोलाइसिस, हम इसी में बताते हैं ऑप्शन में। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट जो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल होता है, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, फर्मेंटेशन नहीं होता है। देखिए 3 यहाँ पे इसका मुख्य चरण होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में। क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस जो है वो कहाँ पे होता है? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया में सबसे अधिक होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है। तो ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, ये तो आपको पता है। इसमें जो है वो ईटीएस के दौरान क्या रिलीज होती है? तो ईटीएस के दौरान जो है वो आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसमें सबसे अधिक एटीपी का निर्माण होता है। किसमें? ईटीएस में। ईटीएस में क्या होता है? इसके दौरान ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसमें सबसे अधिक एटीपी का निर्माण होता है, और इसी कारण से ईटीएस को ऊर्जा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ईटीएस का ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? तो मैट्रिक्स में होता है। और जो ईटीएस होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और एक लास्ट इज वन की मैक्सिमम एटीपी किस में? तो ईटीएस में ही बनता है, मैक्सिमम एटीपी ईटीएस में ही बनता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बतलाइए जल्दी से। और आज का क्लास का यही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी हम इसी तरह से आगे भी आप लोगों को क्लासेस कराने वाले हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।